गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज कुछ डाउट है आपके, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे वो क्लियर कर देते हैं। एक दिक्कत थी रितिका के, तो अपन क्लास ले रहे हैं अपनी वही बिजनेस स्टडी क्लास अपनी 12th। तो भैया डाउट जो भी आप डालो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दिया करो, उसके बाद जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको सोल्व कर दूँगा। ठीक है रितिका? तो अब देखिए अपन बात करते हैं आपका जो डाउट था उसके बारे में। तो आपका डाउट था लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद द वॉइड एग्रीमेंट। लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू वॉइड एग्रीमेंट। अब देखो सीधी सी बात है, एग्रीमेंट किसे कहते हैं पहले ये पता लगो। एग्रीमेंट कहते हैं जब एक व्यक्ति वन पर्सन गिव proposal, second person accept the proposal। लेकिन अब एक बात बताओ, मैंने जैसे आपको ये कह दिया, आपका पहला क्वेश्चन है मैरिज वाला, ये देखो क्या कहता है। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको प्रपोजल दिया। अब अपने क्लास में एक अनिल है, इस अनिल को मैंने कहा कि ये 4000 रुपये ले, प्लस ये खर्चा पानी और ले ले, प्लस एक कार ले ले, 4000 की जगह 4 लाख कर देते हैं। और मेरी माई फ्रेंड या कज़न कुछ भी मान लो जिससे अपनी बनती नहीं हो, उसकी मैरिज किसी के साथ हो रही है, किसी के साथ, उसको रोकना है। अब आप खुद मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई काम ये लीगल है या इल्लीगल है? किसी की शादी नहीं होने देना, किसी की शादी नहीं होने देना। तो अब आपकी लैंग्वेज है, हाँ, तो इन्होंने लिखा है एग्रीमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। द लॉ regard the marriage as the right to every person, so person has to freedom to marry। इसने ये कहा है कि लो है ना, लो कानून, यहाँ इतना ध्यान रखो, कानून है, उसने राइट दे रखा है एवरी पर्सन का मतलब सभी व्यक्ति को कि वो शादी कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माइनर है, उसकी शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, उसको अगर आप तोड़ते हो या ब्रेक करते हो या नहीं होने देते हो, तो ये आप ऐसा एग्रीमेंट आप कर सकते हो। तो मेरे को ये एग्रीमेंट अंडर द, अच्छा हाँ, तो इसका बात कर रहे थे हम। तो ये समझ में आ गया कि भैया ये काम कानून के तहत होना चाहिए था और आप नहीं होने दे रहे हो। इसका मतलब कानून के विपरीत अगर आपको एग्रीमेंट करना चाहते हो तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट होना। अब एग्रीमेंट अंडर द मिस्टेक ऑफ फॉरबिडन लॉ, दूसरा क्वेश्चन क्या आया, एग्रीमेंट अंडर द मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, फॉरबिडन नहीं, फॉरेन लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दूसरे कंट्री से कोई समझौता या एग्रीमेंट करते हैं, तो भैया अब एक बात तो आपको पता है कि एवरी कंट्री हैव टाई अप, मतलब ये समझ लो कि सभी देश आपस में कोई न कोई काम करने के लिए टाइप हुए हुए हैं, बंधे हुए हैं। और वो जो बंधे हुए हैं तो उसके लिए कोई तो लॉ बना हुआ होगा ना, कि एक देश दूसरे देश के साथ कोई व्यापार करता है, दूसरे साथ किसी भी प्रकार का समझौता करता है, एग्रीमेंट करता है, ठहराव करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कौन से लॉ अडेप्ट करने हैं, कौन से, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि आप अगर बाहर जाना चाहते हो इंडिया के बाहर, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए,
पासपोर्ट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, आईडी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको दूसरा देश अलाउ ही नहीं करता है, नॉट अलाउड। उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए। वीज़ा का मतलब उस देश की कंपनी के द्वारा ये कहे होना चाहिए, तो दूसरा देश आपको वीज़ा देगा। इसका मतलब क्या होता है कि दूसरा देश आपको परमिशन दे दी टू कम इन आवर कंट्री, या फिर आपको टूरिस्ट वीज़ा, जो घूमने का वीज़ा होता है, वो चाहिए। तो कुछ चाहिए ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एग्रीमेंट जिसके अंदर आप कोई फॉरेन का लॉ लागू हो रहा है उसको आप भूल रहे हो, यू आर मिस्टेक, गलती कर दी आपने, उसको फॉलो नहीं किया, तो ये आपका एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसका है, हु इज कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्ट, अरे भैया जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? जो व्यक्ति एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट कौन करता है? एक व्यक्ति जो वन पर्सन जो क्या करता है? प्रपोजल भेजता है। दूसरा व्यक्ति जो एक्सेप्टेंस देता है। तो ये दोनों ही अगर इस माध्यम से पूछा है आपने तो ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। हु कैन अपॉइंट एन एजेंट? ये लो क्वेश्चन नंबर 5 आपका आया है, हु कैन अपॉइंट एन एजेंट? कोई भी प्रिंसिपल, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? आपने लिख के भेजा है मेरे को, नेचुरल गार्जियन और एनी गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। यस, देखो क्या है नेचुरल गार्जियन का मतलब, समझो आप, मतलब मेरे माता और पिता, ये हो गए। देखो ये एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। हु कैन अपॉइंट, ये एजेंट रख सकते हैं। और ये हो गया कोर्ट। अब मान लो कि बाय चांस यहाँ पे मेरे पिताजी माताजी नहीं है, या फिर इनके बीच में कोई विवाद चल रहा है, या किसी माइनर चाइल्ड को किसी दूसरे पर्सन के नीचे उसकी देख रेख के लिए इसको अथॉरिटी गवर्नमेंट ने दी है, अथॉरिटी दी है। तो इसके अंदर एक बात, तो इस बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराएगा तो कौन कराएगा? ये कौन कराएगा? ये साइन किसके होंगे? ये। इसके बैंक की खाता खुलवाने का अधिकार किसको है? इसके पर्पज पे दवाई कौन लेके आएगा? इसके हॉस्पिटल में दिक्कत होगी तो गारंटी कौन लेगा? क्योंकि कोर्ट ने इस व्यक्ति के अधीन इस बच्चे की परवरिश के लिए रख दिया। वो क्या, लेकिन इसके अंदर एजेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। नेचुरल गार्जियन ये तो एजेंट के रूप में काम रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनर है ना, वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता, एजेंट नहीं रख सकता। ये एजेंट बन सकता है किसी काम के लिए, लेकिन एजेंट रख नहीं सकता। उसके लिए मेजोरिटी होनी जरूरी है। फिर अपन बात करते हैं, आपका एक नोट हो रहा है उसके अंदर जो पहला पॉइंट था आपका, लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अच्छा, अरे यार ये तो बड़ी इजी है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, कैंट्रेक्चुअल कैसे, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, इतना याद रखो। माइनर नहीं कर सकता, अच्छा, अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता, इसका मतलब पागल। और तीसरा डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, आपने पूछा क्या है? प्रोविजन रिलेटेड टू माइनर का क्या प्रोविजन है? माइनर सिर्फ एक पार्टनरशिप में अपने बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप में लॉस हो तो वो उसको वहन नहीं करेगा। बेनिफिट में पार्टनर बन सकता है, और माइनर कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। मतलब माइनर के साथ अगर आप कॉन्टेक्ट करते हो तो वो आपका कॉन्टेक्ट नहीं माना जाएगा। अंडर एन एग्रीमेंट, आपने लिखा है अंडर एन एग्रीमेंट, इफ ए माइनर रिसीव बेनिफिट फ्रॉम द अदर पार्टी, तो द कोर्ट में ऑर्डर द माइनर टू रिस्टोर द बेनिफिट एट द टाइम ऑफ द रिसीशन ऑफ द एग्रीमेंट। ये लो, इसमें क्या बात है? मैंने अभी क्या बोला? माइनर है, उसके जैसे मालूम माइनर के पास 400 बीघा कोई जगह पड़ी है, कोई प्रॉपर्टी,
अब किसी व्यक्ति ने दबाव से है उसको बुला के पुचका कर या उसको लालच देकर उसकी अपनी ज़मीन अपने नाम करवा ली, अपने नाम करवा, उसमें से 100 बीघा मान लो ये। तो फिर जैसे ये मेजर हो गया और इसको पता लगा कि यार मेरे साथ गलत हो गया, तो ये कोर्ट में जाएगा। कोर्ट उसको कह सकती है ना, ये एग्रीमेंट ही नहीं माना जाएगा, आपने 18 साल से छोटे बच्चे की जगह ली, तो जिस व्यक्ति ने इसकी ज़मीन ली उसको वापस करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ आपको इस ब्लॉक में, ए बी और सी। ए बी मेजर है, बी भी मेजर है और सी माइनर है। तीनों ने एग्रीमेंट किया और एक काम किया, धंधा किया, उसमें इन्होंने 1 लाख रुपया कमाया। तो क्या सी लेगा? यस लेगा। तो आप तो कहो एग्रीमेंट है ही नहीं, यस एग्रीमेंट है क्योंकि इससे प्रॉफिट हुआ है। फिर ए बी सी तीनों ये माइनर है। अगर आपके पास अपने 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया तो क्या है, तीनों बांटेंगे? नो, सिर्फ ए और बी 50-50 हज़ार रुपये का नुकसान बांटेंगे। ये लॉस के लिए कभी भी भागीदार नहीं होगा। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, अंडर द एग्रीमेंट इफ ए माइनर रिसीव बेनिफिट फ्रॉम द अदर पार्टी द कोर्ट में ऑर्डर टू माइनर को कह सकते तू रोक ले, लेकिन अगर नुकसान होता है तो नहीं रोकेगा। यही समझ में बात? बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। माइनर बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट कर सकता है, किसी का भी प्रॉफिट रोक सकता है, बट अपना प्रॉफिट नहीं देगा किसी को भी। चलते हैं अपन आपके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेक्टिफिकेशन और अटेंडिंग द मेजोरिटी इज़ नॉट अलाउड। ये लो, आप रेक्टिफिकेशन का मतलब अगर वो 18 साल से बड़ा हो जाए तो क्या वो उस पुराने वाले एग्रीमेंट को यस में कन्वर्ट कर सकता है? नो, नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद द कंसिडरेशन। ले लो, कंसिडरेशन का मतलब हो गया आपका प्रतिफल। जैसे मैं मेरी कार बेचना चाहता हूँ 4 लाख रुपए में, ये लो, तो ये जो बंदा 4 लाख रुपए दे रहा है तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया और उसके लिए कार क्या हो गई? कंसिडरेशन हो गई। पूछा क्या है? लीगल प्रोविजन। तो क्या है इसमें? पहला पॉइंट है आपने, कंसिडरेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एन एक्ट ऑफ प्रॉमिस एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस। ये लो, पॉजिटिव किसी काम को करने और नेगेटिव न करने। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे सपोज करो कि मैं आपको कहता हूँ कि सर आपको 2 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन देता हूँ अगर आप ये जो दुकान करने जा रहे हो मेरे सामने मत करो, या फिर मेरी कोर्ट में गवाही ना दो, ठीक है? किसी काम को न करने प्लस करने, दोनों के लिए कंसिडरेशन हो सकता है। मैंने 4 लाख रुपए दिए कि आप सर जो दुकान करने जा रहे हो ना, जैसे मेरे कपड़े की दुकान है, यहाँ देखो मैं रखता हूँ एक, मेरे पास क्लॉथ की दुकान है। अब कोई दुकानदार है मेरे सामने दुकान करने जा रहा है तो मैं उसको 2 लाख रुपये कंपनसेशन देता हूँ कि सर आप मेरे सामने दुकान करो, थोड़ी दूर जाके कर लो। तो दुकान नहीं करने के एवज में दे रहा हूँ ना 2 लाख रुपये, तो ये हो गया नेगेटिव। दूसरा, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल का मतलब होता है बेटा भावनाओं में, इमोशंस में, ये नहीं माना जाता है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल और कंपनसेंट ऑफ द कंसिडरेशन मिसलीडिंग और इम्पॉसिबल। हाँ तो हो गया ना, इल्यूजन मतलब भावना, अफवाह, रूमर्स की मैं तेरे को दे दूंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं। कंपनसेशन रियल में मतलब दोनों के फ़ायदा हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे को पैसे दे रहे हो, तो भैया मेरे को पैसा रियल में मिल रहा है और मैं आपको रियल में पढ़ा रहा हूँ। अब कोई चीज़ हो नहीं रही है जो इम्पॉसिबल है, तो ऐसी चीज़ के लिए हम कंसिडरेशन काउंट नहीं करेंगे उसको। एग्रीमेंट अगर कंसिडरेशन लीगल नहीं है तो एग्रीमेंट। जैसे बारिश आएगी, तो ऐसा अगर आपने कोर्ट कर लिया, बारिश आए तो आए, नहीं है और आपने 4,000 रुपये के लिए को दे दिया, 10,000 रुपये आपने दे दिए, आएगी नहीं आएगी तो। दूसरी बात, कोई जो चीज़ रियल में अवेलेबल ही नहीं है वो, जैसे मैंने कहा कि आप 1 लाख रुपये दो, मैं आपको चांद ला के दूँगा। अरे भैया चांद कोई बाज़ार में थोड़ी मिलता है जो आपको ला के दे दूँगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीज़ को कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। थैंक यू सो मच। दोबारा आप बता देंगे, अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप छोटे रूप में लिख के भेज देना। थैंक यू।